Hello learners, welcome to your very own channel Let's Inspire Each Other. यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है सभी ग्रेड ए की और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे ये रियली में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिकॉज सभी के जो पास्ट ईयर्स के अंदर एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से इन टॉपिक्स के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट आउट किए गए हैं। और इनफैक्ट ये जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर डिफरेंटली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी साबिक की तरफ से यहाँ से क्वेश्चंस पुट आउट किए गए हैं। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप क्या करोगे, इस लेक्चर को सुनोगे और अच्छे से आप इसके क्या करना, नोट्स बना लेना। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे डिटेल्ड नोट्स बनाएंगे, अच्छे से समझिए और समझने के बाद छोटे छोटे रिविजन नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में भी क्या मिले, हेल्प मिले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जो इन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर आपके बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है पर्सनल अकाउंट, देन आपका रियल अकाउंट और देन आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। और आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो 3 टाइप्स का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और रियल आपका 2 टाइप का होता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। और नॉमिनल भी 2 टाइप्स का होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सनल की। अगर हम बात करें पर्सनल की तो सबसे पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो वैसे बेसिकली बहुत ही इजी सी बात है कि नेचुरल पर्सन के अंदर आपका क्या आएगा कि हम सभी क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है, आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए कि पूजाज अकाउंट है ना, कोई भी रियल पर्सन जो गॉड ने क्रिएट किए हैं, कोई पूजा का अकाउंट ले लीजिए, मोहित अकाउंट ले लीजिए, कोई भी अकाउंट। ठीक है, किसी भी पर्सन का जो अकाउंट है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कि ये किसका अकाउंट है, नेचुरल पर्सन का अकाउंट है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन की। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको गॉड ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन उनको वो क्या है, मैन मेड है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी कंपनी है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो कंपनी होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मान लीजिए आप लिख देते हो रिलायंस अकाउंट, तो रिलायंस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके अलावा आप कोई भी बैंक अकाउंट लिख सकते हो, कोई भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई भी जो मैन मेड ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद जो आपका लास्ट पर्सनल अकाउंट बनता है वो आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है जो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि कोई आपने आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, ठीक है, उसको हमने लिख दिया एडवांस टेक्स्ट पेड। इसके अंदर हम किसी को क्या कर रहे हैं कि किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या है कि उस बंदे का अकाउंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कि वो किसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपकी आ जाएगी आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आपने किसी को क्या पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट। वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो उसको रेंट पे करना है वो अभी रहता है, तो वो उस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन को। तो आप इसको क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपकी जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्रूड इनकम है, ये सारी की सारी आपके किसके अंदर आ जाएंगी, रियल के अंदर। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आपका नेक्स्ट चलते हैं आपके रियल अकाउंट्स के ऊपर। जो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके टेंजिबल रियल अकाउंट और एक होते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के अंदर जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स के अकाउंट को, कि जो भी अपनी एसेट्स हैं उनके अकाउंट्स को हम क्या बोल देते हैं कि वो हमारे रियल अकाउंट है। और आपकी जो एसेट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक आपकी टेंजिबल एसेट्स होती हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। टेंजिबल एसेट्स वो वाली एसेट्स होती हैं
जिनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनको फील भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका कैश हो गया, आपकी कोई बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, ठीक है, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इन सभी को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? टैंजिबल रियल अकाउंट। उसके बाद अगर हम बात करें इंटैंजिबल एसेट की, इंटैंजिबल एसेट ऐसी एसेट है कि जिसको हम क्या करते हैं कि ना तो हम उसको सीन कर सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं मनी की फॉर्म के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी इंटेंजिबल एसेट। और जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके रियल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ एसेट्स को लेके चलते हैं, और जो आपकी टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट है वो आपका टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा, और जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट का आपका क्या एग्जांपल हो जाएगा? फॉर एग्जांपल गुडविल अकाउंट। हमने कल जब डिस्कस किया था बैलेंस शीट, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है, ठीक है। सो आप अभी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे कि गुडविल क्या होती है, और गुडविल क्या होती है? एक आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि उस चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, इसी वजह से वो आपका क्या हो जाएगा? इंटैंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप का अकाउंट डिस्कस करने वाला बच गया है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट ये भी हमने किया कि ये 2 टाइप का होता है, एक आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला, और एक आपका इनकम एंड गेन्स वाला। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो उनको हम क्या बोल, जितने भी आपके चाहे एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, इनकम्स हो, गेन्स हो, उन सभी को आप लोग क्या बोल दोगे? आपके नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। जैसे कि आपकी सैलरी आपका एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद कमीशन, कमीशन भी आपका क्या है? एक्सपेंस है, उसको भी आप क्या बोलोगे कि वो आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हो इसके अंदर कोई भी, कि आपने कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट अकाउंट, वो आपकी क्या होगी? इनकम होगी, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टाइप के जो अकाउंट है वो क्लियर हो गए होंगे। आपके 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, एक आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और एक आपका होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और इन तीनों को आप लोग याद रखोगे कि बिकॉज पेपर के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपसे पूछ लेंगे कि बताओ कैश अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है, ठीक है। तो आप लोग बताओगे, सो बताओ कौन से नेचर का अकाउंट है आपका कैश अकाउंट? बोलो। वेरी गुड। कैश अकाउंट, आप कैश आपकी एसेट है, तो ये किस टाइप का अकाउंट है? ये आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे कि बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये बताओ। तो इन चीज़ों को आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें के अंदर कौन कौन से अकाउंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की। और जितने भी आपके डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स होते हैं वो इन अकाउंट्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, कि जो अभी हमने डिस्कस किया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स, इन तीनों अकाउंट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। पर्सनल अकाउंट की क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि जो रिसीवर है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो आपका गिवर है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि हम कर देते हैं परचेज, हमने क्या किया? कोई मशीनरी को परचेज किया, ठीक है। किसके लिए हमने किससे हमें किस हमने मिस्टर ए से कोई मशीनरी को परचेज किया। सो हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है। जिसके अंदर आगे हम टू लगा देते तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमने क्रेडिट कर दिया। और जिसके अंदर हमने डेबिट लगा दिया तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कि वो ट्रांजैक्शन हमने क्या कर दी? डेबिट कर दी, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर, ठीक है। सो मैंने क्लियर करके लिखते कि इस तरीके से इस एंट्री जो हमने की है इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा बिकॉज 2020 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था वन ऑफ इन्हीं रूल्स के अंदर। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उसके बाद आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर आप क्या चीज़, आपका क्या रूल रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। और रियल अकाउंट आपका किसके लिए होता है, एसेट्स के केस में, और जो एसेट्स आपके पास आएंगी उनको आप डेबिट कर दोगे, और जो एसेट्स आपके पास से चली जाएंगी उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। सो आई एम सॉरी, जो आपका हमने पिछले पर्सनल अकाउंट के अंदर एग्जांपल ले लिया वो एक्चुअली में रियल अकाउंट एग्जांपल था, बिकॉज जो हमने मशीनरी को परचेज किया वो मशीनरी और कैश वो क्या थी, वो आपके रियल अकाउंट का पार्ट थी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, हमारे पास क्या आई, मशीन आई, तो हमने क्या कर दिया था, मशीन अकाउंट डेबिट व्हाट गोज आउट, हमारा कैश चला गया तो हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो आपका लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, इसके बाद डैश लगा के आपसे आपसे 5 आपको ऑप्शंस दिए हुए थे और 5 में से आपको एक को चूज़ करना था, ठीक है। सो ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपका रह गया नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने बात की थी कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। उसी तरीके से आपका जो रूल है वो क्या बन जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दो, और जो भी आपके इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सो ये थी आपके अकाउंटिंग की टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और साथ साथ आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और उनको रिवाइज भी कर लीजिए। और अगर अभी आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप अभी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, बिकॉज ये ना हो कि एट द एंड ऑफ वीडियो तक आप इसे भूल जाओ, ठीक है। और वीडियो के एंड में आपसे मैं क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछूंगी कि ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको ये देखना होगा कि पढ़ने के बाद क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, तो ये है आपका एरर्स इन अकाउंटिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। सब जैसे कि आपका एरर ऑफ कमीशन, आपका एरर ऑफ कमीशन है, प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर्स है। तो वन बाय वन हम इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि आप फॉरगेट, ठीक है, कि आप किसी भी एंट्री को लिखना ही भूल गए, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि आपने मान लो कि कोई स्टॉक परचेज किया कैश के साथ, लेकिन आपने वो एंट्री नहीं की, तो आपके अकाउंट्स तो गलत ही शो करेंगे ना, बिकॉज इतना बड़े अमाउंट का, मान लो 50,000 का आपने कुछ खरीदा और आपने एंटर नहीं किया, ठीक है। या फिर आपने पार्टली ओमिटेड कर दिया कि 50,000 की एंट्री थी, लेकिन आपने उसको जस्ट कितना लिख दिया, आपने उसको 5,000 ही लिख दिया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एरर ऑफ ओमिशन, कि या तो आप कंप्लीटली या फिर पार्शली किसी भी एंट्री को लिखना भूल जाते हो, तो वो आपका एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एरर ऑफ कमीशन। कमीशन के अंदर आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, या आपने रॉन्ग अकाउंट डाल दिया, और या फिर आपने टोटल गलत कर दिया, ठीक है। आपने 500 डालना था, आपने 5,000 डाल दिया। इसके अलावा आपने डेबिट किसको करना था, कैश अकाउंट को करना था, लेकिन आप उसको डेबिट करना भूल गए, और या फिर आपने टोटल गलत कर दिया। तो ये सारे के सारे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो वाला एरर होता है कि जिसके अंदर हम किसी भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करना भूल जाते हैं, कि जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, और उस जो आपका एरर होगा उसको आप बोलोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि आपके रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स होती है, ठीक है। रेवेन्यू नेचर की इनकम्स या फिर एक्सपेंसेस वो होते हैं, अगर हम इनकम की बात करें तो वो हमको क्या है कि
उनका जो बेनिफिट, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं कि जिनसे हमें जो बेनिफिट है वो थोड़े टाइम के लिए मिलता है, लेकिन जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वहाँ से हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट मिलता रहता है। तो जो आपकी रेवेन्यू आइटम्स होती है, आपके कैपिटल आइटम्स होते हैं, इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं, क्योंकि जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नोट करते हो, और जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं, आपके बैलेंस शीट के अंदर। तो इसी वजह से अगर हमने किसी रेवेन्यू आइटम को कैपिटल कंसीडर कर लिया या फिर कैपिटल को रेवेन्यू कंसीडर कर लिया, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल आ जाएगा। सॉरी। लास्ट जो आपका एरर है वो है आपका कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर एक ऐसा एरर होता है कि वो क्या होता है कि एक बार तो गलती हुई, लेकिन वो गलती इस तरीके की होती है कि वो बाद में कंपनसेट हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने क्रेडिट साइड पे आपने क्या डालने थे, 500 रुपीज़ आपने बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है। और वहीं पे आपने क्या कर दिया कि डेबिट साइड पे भी आपने क्या कर दिए, 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है। ये वाले एरर में क्या होएगा कि आपका क्रेडिट और डेबिट बैलेंस मैच कर जाएंगे। अगर आप सिर्फ क्रेडिट साइड के अंदर ही 500 एक्स्ट्रा हुए होते और डेबिट साइड के अंदर ये मिस्टेक ना हुई होती, तो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही पता चल जाता कि जो आपका क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस से 500 ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे हमारे से क्या हुई है, कोई गलती हुई है। लेकिन अगर दोनों ही जगह पर आपके हमने सेम गलती कर दी, तो वो एरर तो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अब हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमने कुछ गलती की है, ठीक है। और इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, आपका कंपनसेटिंग एरर। आई होप ये सभी के सभी एरर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से समराइज करते हैं। ओमिशन एरर क्या होगा कि आप उसको करना ही भूल गए। कमीशन का एरर कि आपने कुछ रॉन्ग अमाउंट डाल दिया, आपने रॉन्ग टोटल कर दिया। प्रिंसिपल का एरर कि आपने कुछ रेवेन्यू की आइटम को आपने कैपिटल कंसीडर कर लिया और कैपिटल को आपने रेवेन्यू कंसीडर कर लिया। और कंपनसेटिंग एरर कि जिन्होंने आपस में ही कंपनसेशन कर ली, वो एरर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं हुए। तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और इसके बाद हम आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेशक आपके सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पुट आउट हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, वो इसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्टनरशिप क्या, एक रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वो आपस में क्या कर जाते हैं, एग्री कर जाते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे और एक बिजनेस करेंगे हम, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं, पार्टनरशिप। और कोई भी अगर हम बात करें कंपनीज़ की, कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम क्या करें, कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाएं। लेकिन जब भी हम कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, तो किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये नेसेसरी नहीं होता कि रजिस्टर करें। वो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। मतलब कि उनकी मर्जी होती है कि आपको इसको रजिस्टर करवाना है और या फिर आपको रजिस्टर नहीं करवाना, ठीक है। ये है आपका बेसिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती क्या है, कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, और उनको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनर्स। और जो पार्टनरशिप है वो किस तरीके से होती है कि वो क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, ए है और बी है, और ए एंड बी दोनों फ्रेंड्स थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। और जो इन्होंने डिसाइड किया उसको हम क्या बोलेंगे, कि उन्होंने क्या कर लिया, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट क्या हो, राइटिंग के अंदर हो। वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वो उनकी विश है, ठीक है। अगर आप ये एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं तो वो ओरल कर लेंगे, और अगर नहीं करते तो वो राइटिंग में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा हमें क्या करना चाहिए,
जो आपकी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो हमेशा हमें रिटन फॉर्म के अंदर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। ठीक है, बाद में क्या पता कि ए मुकर जाए, है ना, बी मुकर जाए कि ये तो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा है, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पार्टनरशिप की वो हमें पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितनी भी आपकी पार्टनरशिप की टर्म्स हैं उसको हम लिख लेते हैं रिटन फॉर्म के अंदर। उसको आप क्या बोलती हो, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। इट कंटेन ऑल द डिटेल रिगार्डिंग सैलरी टू बी पेड टू एनी पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी है तो वो कितनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, कि किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल दी है। कैपिटल आपको क्लियर हो गया होगा अब तक की आपकी क्लासेस, और ड्राइंग्स भी आपको वेरी वेरी क्लियर है कि अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है या फिर कोई ड्राइंग की है तो उन दोनों के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, कितने टाइम के लिए हम बिजनेस करेंगे। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, कि जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं उनको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे उनको मैनेज करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कि ओवरऑल जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है इसकी मैनेजमेंट कैसी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम किसके अंदर लिख के रख लेते हैं, आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको रिटर्न में बनाओ। अगर ये एब्सेंस है, ठीक है, कि हमने कोई भी एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर नहीं किया और ना ही हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, या फिर हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन ही नहीं किया, तो आपके अंदर कौन सी एप्लीकेबल होंगी, जो भी ड्यूटीज़ आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करोगे, जितना भी आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आप कितनी रेशो के अंदर शेयर करोगे, वो आप इक्वल रेशियोज के अंदर क्या करोगे, शेयर करोगे। नो पार्टनर इज इंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल और नोर इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग, ना तो आपको जो कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही अगर आप कोई ड्राइंग्स करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें तब एप्लीकेबल होंगी अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे। अगर आप चाहते हो कि आपको कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट इंटरेस्ट मिले, या फिर आपको अगर ड्राइंग कर रहे हो तब भी आपकी फर्म को इंटरेस्ट मिले, तो तब आप क्या करोगे, पार्टनरशिप डीड बनाओगे, उसके अंदर मेंशन करोगे कि 6%, 5%, 7%, कि कितनी परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, आपके कैपिटल के ऊपर आपको मिलेगा या फिर आपको ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, और अगर आपने कोई भी डीड नहीं बनाई तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आप लॉसेस को भी इक्वली शेयर करोगे और प्रॉफिट को भी, और ना ही आपको कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी मिलेगी। और जो भी कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो लोन पे उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा, लेकिन ड्राइंग्स और कैपिटल के ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी बातें किसने बोली हैं, ये आपकी बोली हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। और इनसे भी एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो तब क्या होगा। ठीक है, वहाँ पे आपसे ऑप्शन होंगे कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी क्या होगी, 1:1 होगी, या फिर वो इक्वल रेशो में शेयर करेंगे, 2:1 होगी। तो उसके अंदर क्लियर सी बात है कि वो क्या करेंगे, 1:1 या फिर आपका इक्वल रेशो के अंदर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप ध्यान से मतलब माइंड में बिठा लीजिए, बिकॉज आज वाली जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप क्रैक कर पाओगे आपके एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो आपका है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी अकाउंट्स की बात की कंपनी की जब हम बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सो अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी नेम से ही क्लियर है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्या बोल दिया है कि भाई जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना उसको हम क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप 2 तरीके के अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कि जो आप कैपिटल एक बार ले आए उसका हमने अकाउंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, कि ये आपकी क्या है, कैपिटल अकाउंट है।
इसके अलावा हम एक अलग से करंट अकाउंट बनाएंगे। इसके अलावा जो भी आपने, कोई आपको सैलरी दी है, कोई आपको ड्राइंग्स आपने की हैं, कोई आपको इंटरेस्ट मिला है, कोई आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ है, वो सारा का सारा हम कहाँ पे लिखेंगे, करंट अकाउंट को लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ उतना ही जितनी आप कैपिटल ले आए, आपने एडिशनल कैपिटल ले आए, वो आप सारी किसके अंदर लिख दोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। और बाकी के जितने भी आपने कोई सैलरी रिसीव की या आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, आपने कोई ड्राइंग किया, वो सारे के सारे आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आपकी फ्लक्चुएटिंग, ये भी नेम से क्लियर है कि वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। जो कैपिटल अकाउंट है उसको आप बोलोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि ओनली एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स का, कि उसके अंदर ही हम आपकी कैपिटल लिख देंगे, ड्राइंग्स लिख देंगे, सैलरी, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाएगा आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के अंदर। यही था, यहाँ तक था आपका। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को ईजी वे के अंदर पूरा करवाया जा सके। और आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, स्लो चल रहा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक बार अकाउंटिंग थोड़ा स्लो चलने दो, उसके बाद हम स्पीड को इंक्रीज़ कर लेंगे। अगर फिर भी कोई इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है तो आपकी मैराथन क्लासेस भी ली जा सकती हैं, कि एक मैराथन क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट और आपका कंपनी अकाउंट को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको सिलेबस की वरी नहीं करनी है, जितना अभी तक हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और साथ साथ आपका जो पेपर 1 है उसकी भी रिवीजन करते रहो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि बताओ बैंक अकाउंट की नेचर कौन सी होगी, कि वो एक रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, एंड कीप स्टडिंग।